सुबह के 8 बज रहे थे। वानखेड़े अपने फ्लैट में मौजूद था। नहा धोकर कपड़े पहन चुका था और नाश्ता कर रहा था। काम वाली मेड ने खाना बनाने के बाद जल्दी से सफाई का काम शुरू कर दिया था। वो जानती थी कि अब साहब को ऑफिस जाने की जल्दी है। ऐसा रोज ही होता था। जबकि वानखेड़े नाश्ते के दौरान सोचों में डूब गया था। सोचों का केंद्र कामिनी थी। गिरीश सोनी की हत्या थी। कामिनी का स्पष्ट कहना था कि उसने अपने पति की तो हत्या की, परंतु गिरीश की नहीं की। वो इसी बात पर अटकी हुई थी, जबकि वानखेड़े ने हर दाव पेंच आजमा लिया था। अब वानखेड़े को भी महसूस होने लगा था कि कामिनी सच कह रही है। वानखेड़े की जिंदगी में ये सब रोज का काम था। कौन सच है कौन झूठा, पूछताछ में ही पता चल जाता था। परंतु वह कामिनी को गिरीश की हत्या के इल्जाम से मुक्त भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जिस रिवॉल्वर से हत्या हुई उस पर कामिनी की उंगलियों के निशान थे। करने को वानखेड़े कामिनी को आजाद कर सकता था, लेकिन वो अपने पति सुशील वाघमारे की हत्या कर चुकी थी और इस बात का कोई सबूत भी नहीं था कि उस पर चार्ज लगाया जा सके। सबसे बड़ा सवाल तो वानखेड़े के सामने था कि ऐन मौके पर गिरीश सोनी की हत्या की किसने। कामिनी से जिंदा छोड़कर आई थी। उनके बीच कल फिर मिलने का वादा था। गिरीश ने कामिनी के लिए टैक्सी मंगवाई थी। ड्राइवर का बयान था कि गिरीश ने स्टैंड पर खुद फोन किया था। हत्या रात 1 और 2 के बीच हुई थी। कामिनी वहां से करीब 1:30 बजे निकली। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि कामिनी के जाते ही वहां पर हत्यारा आ पहुंचा। तो क्या हत्यारा पहले से ही बाहर मौजूद था और कामिनी के जाने का इंतजार कर रहा था? क्या ये इत्तेफाक ही था कि कामिनी ने रिवॉल्वर पकड़ के देखी और हत्यारे ने अपने हाथ में दस्ताने या कुछ और पहनकर रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया? ये मामला उलझ चुका था। ये मामला सच में उलझ चुका था। इन हालातों में गिरीश सोनी के हत्यारे को तलाश करना कठिन था। उसकी कोई हवा भी नहीं थी। वो खामोशी से आया और गिरीश की हत्या करके चला गया। उसे किसी ने देखा तक नहीं। यहां तक कि कमरे से, फ्लैट से गिरीश सोनी के अलावा सिर्फ कामिनी की उंगलियों के निशान मिले, या फिर कई दिन पुराने फिंगरप्रिंट मिले जिनका इस मामले से कोई वास्ता नहीं था। वानखेड़े ने पक्का इरादा किया कि गिरीश सोनी के हत्यारे को ढूंढ के रहेगा। नाश्ता समाप्त करके उसने मेड को आवाज लगाई, कमले, मुझे निकलना है अब। बस बाबूजी, 5 मिनट और। दूसरे कमरे से कमली की आवाज आई। कुछ देर बाद मेड चली गई। वानखेड़े बाहर निकला, दरवाजा लॉक किया और पार्किंग की तरफ बढ़ गया, जो कि मात्र 100 कदम दूर थी। ऑफिस जाने आने के लिए वो अपनी कार का इस्तेमाल करता था। ऑफिस से कहीं जाने के लिए वो पुलिस कार का इस्तेमाल करता था। पुलिस कार को वो व्यक्तिगत इस्तेमाल में नहीं लाता था। वानखेड़े कार में बैठा और कार आगे बढ़ा दी। कार में लगी घड़ी में वक्त देखा। 8:30 बज रहे थे। यहां से 45 मिनट का रास्ता था पुलिस हेडक्वार्टर का। कामिनी को अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया था, न ही उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई थी। परंतु सोच रहा था कि आज कामिनी से आखिरी पूछताछ के बाद शाम 3 बजे तक उसे कोर्ट में पेश कर देगा। कानूनी रिवाज को निभाना भी जरूरी था। कामिनी 2 लेडी कांस्टेबलों की निगरानी में पुलिस हेडक्वार्टर के लॉकअप में बंद थी। उसकी हर जरूरत को पूरा करने का आदेश वानखेड़े दे चुका था। 4 किलोमीटर आगे रेड लाइट पर वानखेड़े को रुकना पड़ा। ऑफिस टाइम था। सड़कों पर वाहनों की काफी भीड़ थी। तभी उसकी निगाह मोहनवारे पर पड़ी, जो कि ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा था। साथ में 2 कांस्टेबल और थे। मोहनवाड़े उसके अंडर काम कर चुका था। 6 महीने पहले ही उसे ट्रैफिक में भेजा गया था। शायद वाड़े ने भी उसे देख लिया था और मौका पाते ही पास आ पहुंचा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। वानखेड़े मुस्कुराया। कैसे हो वाड़े? एकदम बढ़िया सर। ट्रैफिक में ड्यूटी पसंद आई? आई सर। इधर कोई झंझट नहीं, दिमाग शांत रहता है। झंझट पुलिस की दूसरी वर्दी पहनने में भी नहीं था।
मेरे को इधर ही अच्छा लगता है। बढ़िया है, लगा रहे। तभी ग्रीन लाइट हो गई। चलता हूँ वाड़े। वानखेड़े कार आगे बढ़ाता कह उठा। वाड़े मुस्कुराकर हाथ हिलाने लगा। सोचों में डूबा वानखेड़े कार आगे बढ़ाए जा रहा था। ये उसका रोज का रास्ता था। ऐसे में सोचने की जरूरत नहीं थी कि कहाँ मुड़ना है, किधर जाना है। उसके हाथ पांव अपने आप चल रहे थे। अभी वानखेड़े कुछ ही आगे गया होगा कि पीछे से एक कार ने उसे ओवरटेक किया और आगे निकल गई। काफी आगे जाकर वो कार सड़क किनारे रुकी और ड्राइविंग सीट पर बैठा गोपाल पौटे बाहर निकला और आते वाहनों को देखने लगा। देखते ही देखते वानखेड़े की कार आती दिखी। पोटे वाहनों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ा और वानखेड़े को रोकने का संकेत देने लगा। बार बार उसे कार रोकने के लिए हाथ आगे कर रहा था। वानखेड़े ने गोपाल पोटे को देखा, अच्छी तरह देखा, लेकिन कार नहीं रुकी। कार आगे बढ़ाता लेता चला गया। एक तो उसे हेडक्वार्टर पहुंचकर कामनी से बात करनी थी, दूसरे उस इंसान को वो जानता नहीं था जो उसे कार रोकने का इशारा कर रहा था। ऐसे में कार रोकने का कोई मतलब नहीं था। वानखेड़े मध्यम सी रफ्तार से कार आगे बढ़ाए हुए था। 40 की स्पीड रही होगी। 5-7 मिनट ही बीते होंगे कि वो आदमी, गोपाल पोटे, पुनः उसे सड़क पर दिखा और हाथ का संकेत से उसे कार रोकने का इशारा कर रहा था, जबकि सड़क पर जाते वाहन उसके करीब से निकल रहे थे। वानखेड़े की आंखें सिकुड़ी। चक्कर क्या है? आखिर कोई तो बात है ही। एकाएक वो आदमी उसकी कार के सामने आ गया। वानखेड़े ने उसी पल ब्रेक लगा दिए। कार रुकते ही तुरंत दूसरी तरफ वाली खिड़की के पास पहुंचा। वानखेड़े ने शीशा नीचे किया। आप इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े साहब है ना? गोपाल पोटे ने जल्दी से कहा। हाँ, परंतु तुम। मुझे आपसे बात करनी है। उसी पल पीछे रुकी कारों के हॉर्न बजने लगे। मैं यहां कोई बात नहीं कर। सर, गोपाल पोटे ने जल्दी से कहा, मैं गिरीश सोनी के मर्डर के बारे में और कामिनी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि आप ही गिरीश सोनी के मर्डर की जांच कर रहे हैं। वानखेड़े फौरन संभला। क्या बात करनी है? वानखेड़े ने गोपाल पोटे को देखा। तो सर, भीतर आ जाऊं? गोपाल पोटे ने कार की सीट की तरफ इशारा किया। वानखेड़े भी जल्दी में था। पीछे हॉर्न बज रहे थे। बैठो। गोपाल पोटे ने फौरन दरवाजा खोला और भीतर बैठकर दरवाजा बंद किया। वानखेड़े ने कार आगे बढ़ा दी। मुझे कैसे जानते हो? वानखेड़े ने पूछा। गिरीश सोनी की हत्या की तफ्तीश आप ही कर रहे थे, इसी। वानखेड़े ने भरपूर निगाह गोपाल पोटे पर मारी। तुम कौन हो? पोटे साहब जी, गोपाल पोटे। मैं तो आपके घर आपसे मिलने आ रहा था कि तभी आपको कार पर जाते देखा। तो गिरीश सोनी की हत्या के बारे में क्या जानते हो? मैं तो कामिनी के बारे में भी जानता हूं। क्या? यही कि आपने उसे गिरीश सोनी की हत्या के इल्जाम में पकड़ लिया। एकाएक गोपाल पोटे का लहजा बदल गया। काम खत्म हुआ। कम से कम मेरे सिर से तो बोझ उतर गया। कैसा बोझ? बता दूं। गोपाल पोटे के चेहरे पर जहरीली मुस्कान उभरी। बोलो। गिरीश सोनी को कामिनी ने नहीं, मैंने मारा है। क्या? वानखेड़े ने सक पकाकर गोपाल पोटे को देखा। गोपाल पोटे के चेहरे पर जहरीली मुस्कान थिरक रही थी। कसम से। गोपाल पोटे ने गले की घंटी को हाथ लगाया। मैंने सच कहा है। गोपाल पोटे झूठ क्यों बोलेगा? उस रात गिरीश सोनी तो 9-10 बजे ही मारा जाता, पर ऐन मौके पर कामिनी आ पहुंची। उसने तो जाने में देर लगा दी। पूरी तरह खा पी के गई थी। मैं बाहर इंतजार करता रहा उसके जाने का। जाते जाते 1:30 बजा दिया उसने। पूरी रात जागना पड़ा, जबकि गिरीश को मारने का काम तो 2 मिनट का था। तुम होश में तो हो कि तुम क्या कह रहे हो? वानखेड़े ने शब्दों को चबाकर कहा। पूरे होश में हूं इंस्पेक्टर वानखेड़े। तुम हत्या के जुर्म को मान रहे हो? क्यों नहीं मानूंगा?
मैंने ही तो किया ये काम, गोपाल पोटे ने लापरवाही से कहा। वैसे शायद वो बच भी जाता, पर मेरे सवाल का जवाब उसके पास था नहीं, इसलिए उसे मरना पड़ा। सुना है वो अच्छा जासूस था। वानखेड़े के दांत भिज चुके थे। तुम अपने को गिरफ्तार समझो और मेरे साथ पुलिस हेडक्वार्टर चल रहे। तुम्हारे पास बहुत से सवाल हैं मेरे से पूछने को, जैसे कि गिरीश सोनी को मेरे किस सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर मैं तुम्हारे पास ये बताने क्यों आया कि मैंने गिरीश की हत्या की। एक बात और है तुम्हारे जानने लायक, वो सुनकर तुम्हें और भी मजा आ जाएगा। कह दूं क्या? कहो। वानखेड़े मन ही मन सतर्क हो चुका था। उसने सोचा कि जेब में पड़ी रिवॉल्वर वो कितनी जल्दी निकाल लेगा। कहीं उसके निकालने से पहले ये इंसान हथियार ना निकाल ले। वो कार चला रहा था, ऐसे में संभावना थी कि ये इंसान उससे कहीं ज्यादा जल्दी दिखा सकता है। अली को जानते हो ना? गोपाल पोटे ने शांत स्वर में पूछा। कौन अली? अली बख्श? वो हांगकांग में तुम्हें मिला? हाँ, वानखेड़े के होठों से निकला। उससे मिला था मैं। कल वो भी मेरे हाथों से बच जाता, अगर वो मेरे सवाल का जवाब दे देता। क्या? वानखेड़े का सिर घुमा। तुमने अली को भी मार दिया? मारना पड़ा। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। कब मारा उसे? कल शाम को, गोपाल पोटे ने सरल स्वर में कहा। वानखेड़े ने गहरी सांस ली, सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुमने गिरीश सोनी को, फिर अली बख्श को मारा? वानखेड़े ने खुद को संभाला। तुम तो बहुत खतरनाक हो। मेरे चेहरे से तो नहीं लगता कि मैं खतरनाक। तभी वानखेड़े ने एक हाथ से स्टेयरिंग थामे फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकालनी चाहिए। रिवॉल्वर जेब से निकालने से पहले ही गोपाल पोटे की रिवॉल्वर उसकी कमर से लग चुकी थी। वानखेड़े वहीं ठिठक गया। ये बचपना है। तुम्हें सब समझ जाना चाहिए कि मैं तुम्हें रिवॉल्वर नहीं निकालने दूंगा, गोपाल पोटे बोला। फिर भी तुम्हें रिवॉल्वर निकालने का मौका देता हूं। निकालो और मेरे हवाले कर दो। पोटे ने रिवॉल्वर वानखेड़े की कमर से लगा रखी थी। चालाकी करना खतरनाक हो सकता था। वानखेड़े ने रिवॉल्वर निकाली और गोपाल पोटे को दे दी। गोपाल पोटे सावधानी से पीछे हटा और रिवॉल्वर से मैगजीन निकाल कर पीछे की सीट पर फेंक दी। फिर खाली रिवॉल्वर सीट के नीचे सरकाकर वानखेड़े को देखने लगा। गिरीश सोनी भी हांगकांग से आया था, अली भी, और तुमने दोनों की हत्या कर दी। अब तुम्हारी भी बारी हो सकती है, गोपाल पोटे ने सर स्वर में कहा। लेकिन क्यों? एक सवाल का जवाब चाहिए। जो जवाब देगा वो बच जाएगा। जानते हो दोनों ने मरने से पहले क्या कहा? क्या? कहा कि तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब है। वो कैसे कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता हूं? वानखेड़े का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। किसी दम पर तो उन्होंने ये कहा होगा। दोनों से गहरी छनती होगी तुम्हारी। वो मेरे दोस्त नहीं थे। मेरी उनसे बहुत कम बात होती थी। अली से तो होती ही नहीं थी। गोपाल पोटे की निगाह वानखेड़े पर थी। वानखेड़े के चेहरे पर सख्ती थी। तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब है, इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े, गोपाल पोटे शब्दों को चबाकर बोला। वानखेड़े चुप रहा। पूछोगे नहीं कि सवाल क्या है? मैं कुछ और सोच रहा हूं। क्या? तुम गिरीश सोनी और अली की हत्याएं कर चुके हो और अब मेरे से रिवॉल्वर लगाए हुए हो। तुम खतरनाक हो। पुलिस वाले पर हथियार तानना बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। तुम बच नहीं सकते। अपने बारे में सोचो। मैं अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो तुम भी उन दोनों की तरह मारे जाओगे। वानखेड़े ने गोपाल पोटे पर निगाह मारी। गोपाल पोटे के चेहरे पर कठोरता उभरी। मेरे से रहम की उम्मीद मत करना। बेहतर होगा कि हम कार रोक कर बात करें।
मैं सड़क के किनारे, तुम यहाँ कार नहीं रोकोगे? तो हमारी बातचीत अब लंबी होने वाली है। हमें ऐसी जगह चलना चाहिए जहां कोई और ना हो। तुम्हारी नहीं चलेगी। क्या मतलब? मैं कार को कहीं और नहीं ले जाने वाला। वक्त से पहले मरना चाहते हो? गोपाल पोटे के स्वर में दरिंदगी आ गई थी। तभी वानखेड़े ने दांत भींचकर स्टीयरिंग काटा और कार को सड़क के किनारे की तरफ ले आया। मेरी बात मानो वरना मैं कार यहीं रोक रहा हूं, वानखेड़े ने बेहद सख्त स्वर में कहा। समझे तुम? जो भी बात। यहां नहीं, गोपाल पोटे गुर्राया। जो मैं कहता हूं वैसा ही करो, नहीं तो। वानखेड़े ने कार को सड़क के किनारे रोका और इंजन बंद कर दिया। गोपाल पोटे को देखा। चेहरे पर जहान भर की कठोरता दिखाई दे रही थी। यही हाल गोपाल पोटे का भी था। गोपाल पोटे दरिंदगी भरी नजरों से वानखेड़े को देख रहा था। दोनों की नजरें मिली। कई पल मौत भरी खामोशी में बीत गए। कार स्टार्ट करो, गोपाल पोटे ने शब्दों को चबाकर कहा। वानखेड़े खतरनाक नजरों से उसे देखता रहा। एक बात को दोबारा ना कहना पड़े, मुझे गुस्सा आ जाता है, और तब तुम पुलिस वाले से उलझ रहे हो। मैं इस बात की परवाह नहीं करता। कार स्टार्ट करो और मेरी बताई जगह पर चलो। नहीं। चलो, गोपाल पोटे गुर्राया। तुम बच्चों की तरह जिद कर रहे हो और मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। गोपाल पोटे के दांत भिजे तो उसके गालों की हड्डियां चमक उठी। मरना चाहते हो? मारो। वानखेड़े के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच रहे थे। गोपाल पोटे के हाथ में दबी रिवॉल्वर वानखेड़े की कमर से सटी थी। गोपाल पोटे ने कार के बाहर नजर मारी। सड़क पर से वाहनों की भारी भीड़ गुजर रही थी। इधर किनारे पर कार खड़ी थी, पास में पेड़ खड़े थे और साथ ही फुटपाथ था जहां लोग आ जा रहे थे। कुछ दूरी पर दुकानें दिखाई दे रही थी। पोटे की निगाह वानखेड़े पर जा टिकी। पोटे ने जेब में हाथ डाला और 9 रूपी साइलेंसर निकाल लिया। वानखेड़े की खतरनाक निगाह उसकी हरकत पर थी। पोटे ने वानखेड़े की कमर से रिवॉल्वर हटाया और साइलेंसर नाल पर चढ़ाकर गोल गोल घुमाते हुए उसे फिट करने लगा और सर स्वर में कह उठा। तुम इस वक्त सोच रहे हो कि कार का दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाओ? मैं ऐसा नहीं सोच रहा, वानखेड़े ने दांत भींच कर कहा। तो क्या सोच रहे हो? तुम्हें समझने की चेष्टा कर रहा। मैं साइलेंसर लगा रहा हूं कि जब तुम्हें शूट करूं तो काम खामोशी से हो जाए। मैं तुम्हारी बेकार की धमकी में नहीं आने वाला। गोपाल पोटे ने रिवॉल्वर पुनः वानखेड़े की कमर से लगा दी। साइलेंसर लग चुका था। जरूरत से ज्यादा समझदार हो जो मेरी बेकार की धमकी में नहीं आ रहे। तुम हालात की गंभीरता को भी समझने की चेष्टा नहीं कर रहे कि मैंने गिरीश सोनी की हत्या की, अली बख्श की हत्या की। गोपाल पोटे के स्वर में मौत के सर्द भाव थे। ठीक है, जगह तुम्हारी पसंद की ही सही। यहां लोगों की भीड़ में शायद तुम खुद को सुरक्षित समझ रहे हो, पर मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो अब तुम मेरे सवालों का जवाब देने जा रहे हो? वानखेड़े दांत भींचे गोपाल पोटे को देखता रहा। गिरीश सोनी और अली बख्श का कहना था कि इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास है। अगर जिंदगी चाहते हो तो इंस्पेक्टर साहब, मेरे सवाल का जवाब दे देना, नहीं तो गिरीश और अली की तरह मौत मिलेगी। सवाल बोलो। वानखेड़े सतर्क था, गुस्से में था और सुलगा हुआ था। मैगी कहाँ है? गोपाल पोटे ने पूछा। वानखेड़े बुरी तरह चौंका। मैगी? उसके होंठों से निकला। ये मत कहना कि उसे नहीं जानते। जानता हूं, वानखेड़े ने सिर हिलाया। उसका पता मालूम है? मालूम है। बोलो। तुम्हारा मैगी से क्या मतलब? किसी के लिए मैगी को तलाश कर रहा हूं। जैम डिमोरा के लिए? गोपाल पोटे वानखेड़े को देखने लगा।
जैम डिमोरा का नाम गिरीश सोनी ने भी लिया था। ये जैम डिमोरा कौन है? गोपाल पोटे ने पूछा। तुम नहीं जानते? नहीं, तभी तो पूछ रहा हूं। मैगी को किसके कहने पर ढूंढ रहे हो? मैं उसे नहीं जानता। क्या मतलब? किसी ने मैगी को ढूंढ निकालने का काम मुझे दिया है। वो कोई लड़की है, पर अपने को सिर से पांव तक कपड़ों में छिपाकर मेरे सामने आई थी। मैं उसे देख नहीं सका। गोपाल पोटे बोला। गिरीश सोनी ने भी जैम डिमोरा का नाम लिया था। अब तुमने लिया, इसलिए पूछ रहा हूं कि जैम डिमोरा कौन है। उसे नहीं जानते हो तो पूछो भी मत। ठीक है, नहीं पूछता। मैगी का पता बोलो। वानखेड़े का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। जवाब देने से पहले यह याद रखना कि इनकार का मतलब है तुम्हारी मौत। रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा है। फायर की आवाज कार से बाहर नहीं जाएगी। गिरीश और अली भी इसी कारण मरे। मैगी हांगकांग में है, वानखेड़े ने कहा। झूठ। सच कहा है मैंने। वो मुंबई में है, गोपाल पोटे ने सख्त स्वर में कहा। नहीं, वो हांगकांग में है, वानखेड़े ने विश्वास भरे स्वर में कहा। तो तुम सच नहीं बोलोगे? गोपाल पोटे ने गुर्राकर कहा। मरना चाहते हो? मैंने सच। तुम मैगी को मुंबई लाए थे हांगकांग से? किसने कहा? मरने से पहले अली बख्श बोला, पर बाद में वो हांगकांग वापस चली गई थी, वानखेड़े ने सामान्य स्वर में कहा। मैं बात को लंबी नहीं खींचना चाहता इंस्पेक्टर। सच बोलो या गोली खाओ। गोपाल पोटे ने कहा और रिवॉल्वर कमर से हटाकर घुटने से 6 इंच ऊपर रिवॉल्वर की नाल लगा दी। सच बोलो। मैगी हांगकांग में। मेरे पास खबर है कि वो मुंबई में है, गोपाल पोटे ने कहा। वानखेड़े ने अपनी कठोर निगाह वानखेड़े ने अपनी कठोर निगाह गोपाल पोटे से हटाई और सड़क पर दौड़ते ट्रैफिक को देखने लगा। रिवॉल्वर की नाल वानखेड़े की टांग पर थी और पोटे की उंगली ट्रिगर पर थी। मैगी मुंबई में नहीं है, वानखेड़े ने पोटे को देखा। पिट। गोपाल पोटे ने ट्रिगर दबा दिया। लोहे का गर्म अंगारा वानखेड़े के घुटने से 6 इंच ऊपर टांग में घुसता चला गया। 2 पल तो वानखेड़े को कुछ महसूस ही नहीं हुआ। तीसरे पल वानखेड़े टांग थामे तड़प उठा। ओ कमीने! वानखेड़े पीड़ा से तड़पा। गोपाल पोटे ने रिवॉल्वर की गर्म नाल उसकी छाती के पास बगल में लगा दी। कार में बारूद की स्मेल फैल गई। अपने पर कंट्रोल रखो, गोपाल पोटे ने सख्त स्वर में कहा। यह गोली तुम्हारी छाती में भी लग सकती थी, परंतु मैंने रियायत से इसलिए काम लिया कि तुम मैगी का पता बता दो। बोलो। जबकि वानखेड़े दोनों हाथों से घायल टांग थामे स्टेयरिंग पर झुका हुआ था। पैंट का वो हिस्सा खून से भरा नजर आने लगा था। वानखेड़े के चेहरे पर पीड़ा की सुर्खी आ गई थी। जवाब दो मेरी बात का, नहीं तो। बेवकूफ, मैंने सच कहा है, वानखेड़े ने पीड़ा भरे स्वर में कहा। उसे मैं हांगकांग से मुंबई लाया था, परंतु यहां उसका मन नहीं लगा। वो वापस हांगकांग चली गई। फिर झूठ। मैंने सच कहा। गोपाल पोटे ने उसी पल बगल से रिवॉल्वर हटाई और दूसरी टांग पर फायर कर दिया। पिट। साथ ही वानखेड़े की चीख उभरी। सच कहो, मुझे मैगी का पता चाहिए, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। गोपाल पोटे गुस्से से चीख उठा। तुम पागल हो, वानखेड़े चीखा। दोनों टांगों पर गोलियां लगी होने की वजह से वानखेड़े का सारा शरीर पीड़ा से कांप रहा था। अब मैं तुम्हारे सिर पर गोली मारूंगा, गोपाल पोटे चीखा और रिवॉल्वर की नाल वानखेड़े के सिर पर लगा दी। क्रोध में पोटे का चेहरा अजीब सा होकर स्याह हो रहा था। मैगी मुंबई में है, कहो है, वानखेड़े ने तड़प कर कहा। वो मुंबई में है, लेकिन तुम उसका पता नहीं जान सकते। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। ओह! दोनों हाथों से टांगे थामे वानखेड़े का शरीर पीड़ा से कांप रहा था। तो तुम नहीं बताओगे?
गोपाल पोटे गुस्से में पागल सा होता दिखा। नहीं। गोपाल पोटे ने वानखेड़े के सिर पर रिवॉल्वर की नाल रख दी। मारूं? तभी बाहर शीशे पर एक आदमी ने भीतर झांका। वो राहगीर था, लेकिन कार के भीतर के नजारे पर उसकी नजर पड़ रही थी। कार के बंद शीशे पर आंख टिकाए भीतर देखता वो हैरान सा चिल्लाया, भाग! गोपाल पोटे उसे देखकर गला फाड़कर चिल्लाया। अगले ही पल वो शीशे के बाहर से गायब हो गया। इससे पहले कि वो आगे कुछ करता, तभी वानखेड़े पूरी ताकत लगाकर गोपाल पोटे पर झपट पड़ा। गोपाल पोटे को तीव्र झटका लगा। वो पीछे दरवाजे से जा टकराया। वानखेड़े ने खुद को स्टीयरिंग के बीच में से निकाला और पोटे के ऊपर उसी पल गिर पड़ा। पोटे को तीव्र झटका लगा, सिर दरवाजे से टकराया। सिर की चोट ऐसी थी कि झंझनाहट में रिवॉल्वर हाथ से निकल गई। वानखेड़े घायल सांड की तरह बिफर चुका था। उसने महसूस कर लिया था कि यह आदमी विक्षिप्त हत्यारा है। यह सच में उसे जान से मार सकता है। अगर अब कुछ नहीं किया तो जान नहीं बचने वाली। दोनों सीट पर ही गुत्थम गुत्था हो गए। कार भी हौले से हिल रही थी। गोपाल पोटे वानखेड़े की गर्दन पकड़ने की चेष्टा में था कि तभी वानखेड़े ने ऊपर पड़े ही पड़े कार का दरवाजा खोल दिया। तीव्र झटके के साथ गोपाल पोटे की गर्दन बाहर को लटक गई। वानखेड़े भी गर्दन तक बाहर आ गया था। अब उनको हाथापाई की जगह ज्यादा मिल गई थी। बाहर फुटपाथ पर जाते लोगों ने यह सब देखा तो वे ठिठक गए, कुछ चिल्लाने लगे। लोगों का इकट्ठा होना वानखेड़े के लिए बेहतर था, जबकि पोटे के लिए बुरी बात हो गई थी। ये क्या हो रहा है? फुटपाथ पर रुकते एक आदमी ने कहा। दोनों लड़ रहे हैं, एक युवती ने कहा। पुलिस को बुलाओ, एक अन्य व्यक्ति बोला। अब तक 20-30 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी। मुझे खून नजर आ रहा है, एक अन्य आवाज उभरी। इनमें से कोई घायल है? उधर पुलिस वाला घूम रहा था, मैंने देखा था, उसे बुलाकर लाता हूं। यह किसी युवक की आवाज थी। ये आवाजें पोटे और वानखेड़े के कानों में पड़ रही थी। वानखेड़े को इन आवाजों से राहत मिल रही थी, परंतु दोनों टांगों पर गोलियां लगी होने के कारण पीड़ा से जान निकली जा रही थी। लेकिन अब वो गोपाल पोटे को छोड़ने को तैयार नहीं था, जबकि गोपाल पोटे को खतरा महसूस होने लगा था। यह पहली बार था कि शिकार करते वक्त वो इस तरह घिर गया था। अब भी ऐसा वक्त नहीं आता अगर मैगी के बारे में पूछताछ न करनी पड़ती। शिकार करके वो खामोशी से निकल जाता, लेकिन अब फंसने के हालात बनते जा रहे थे। लोगों की नजर में आ गया। वानखेड़े को अपना नाम उसने खुद बताया था। रिवॉल्वर का भी पता नहीं था कि कार में कहां गिर गई थी। वानखेड़े उसके ऊपर पड़ा था, उसे दबोचे हुए था। ऐसे वक्त में वानखेड़े को खत्म करना कठिन था। भीड़ में से कोई उधर टहलते पुलिस वाले को बुलाने गया था। यहां से निकल जाना ही बेहतर था। इस वक्त समय कम था। एकाएक गोपाल पोटे ने अपने ऊपर पड़े वानखेड़े को कमर से पकड़ा और ऊपर से बाहर की तरफ फटका देते हुए सरका दिया। वानखेड़े 1.5 फीट कार के बाहर पहुंच गया। पोटे के मुंह पर उसकी छाती, पेट का हिस्सा आ गया। साथ ही वानखेड़े को टांगों पर पीड़ा की तीव्र लहर उभरी। चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया। कार के बाहर छाती तक आते ही उसका बैलेंस बिगड़ गया कि तभी पोटे ने पुनः उसे पकड़कर बाहर की तरफ धकेल दिया। ऐसे में वानखेड़े खुद को नहीं संभाल सका। इससे पहले कि सड़क पर उसका सिर टकराता, उसने दोनों बाहें आगे कर ली। सड़क पर हाथ जा लगे। इसके बाद वो नीचे गिरा। टांगे खून से भरी पड़ी थी। भीड़ में खड़े कई लोगों की चीखें निकली, ये तो घायल है। उसी पल गोपाल पोटे तेजी से उठ बैठा। आसपास देखने का वक्त नहीं था। उसने हाथ आगे बढ़ाकर चाबी इग्निशन में उसने हाथ बढ़ाकर देखा। चाबी इग्निशन में फंसी पड़ी थी। वो जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आ गया, कार स्टार्ट की और दौड़ा दी। देखते ही देखते कार भीड़ में शामिल होती चली गई। भीड़ अभी तक हक्की बक्की खड़ी थी। वानखेड़े सड़क किनारे खून में डूबा पड़ा था। अब तो सड़क पर जाते वाहन भी वानखेड़े का हाल देखकर रुकने लगे थे। तभी एक युवक पुलिस वाले को वहां ले आया। पुलिस वाले ने डंडा थाम रखा था। वानखेड़े के होश गुम होते जा रहे थे। काफी खून बह चुका था। उसने धुंधली आंखों से पुलिस वाले को देखा और उसे पास आने का इशारा किया। पुलिस वाला फौरन पास पहुंचा। कौन हो तुम? तुम्हारी ये हालत किसने की? पुलिस वाले ने पूछा। सुनो, मैं इंस्पेक्टर वानखेड़े फ्रॉम हेडक्वार्टर।
मुझे हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी। अगला दृश्य। वानखेड़े को होश आया। शाम के 6 बज रहे थे। उसने खुद को हॉस्पिटल के कमरे में पाया। आंखें खोलने पर कुछ पल तो छत पर टंगे पंखे को घूमता देखता रहा। फिर नजरें आसपास घूमी तो पास ही ग्लूकोज की बोतल का स्टैंड दिखा। कुछ दूरी पर ब्लड चढ़ाने की ड्रिप का स्टैंड भी दिखा। वो साफ सुथरे बेड पर मौजूद था। छाती तक चादर दी गई थी। शरीर पर हॉस्पिटल के कपड़े मौजूद थे। पास में स्टूल पर नर्स बैठी अखबार पर नजरें दौड़ा रही थी। वानखेड़े को गोपाल पोटे का चेहरा याद आया। अपनी दोनों टांगों पर गोलियां लगना याद आया। परंतु अब टांगें ठीक थी, वहां कोई दर्द नहीं था। वो आदमी, उसने अपना नाम गोपाल पोटे बताया था, सच में खतरनाक था। वो यकीनन उसे मार देता अगर उस पर वो झपटा न होता तो, या उसके हाथ से रिवॉल्वर कार में न गिर गई होती तो। वो पेशेवर हत्यारा था। इतनी सरलता से उसकी टांगों में गोलियां मारी। वो उसके सिर में भी गोली मार सकता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। वो मैगी के बारे में पूछ रहा था। उसका कहना था कि मैगी के बारे में पता लगाने का काम उसे किसी युवती ने सौंपा था, जो उसके सामने खुद को छिपाकर आई थी और उसे वो दोबारा नहीं पहचान सकता। यकीनन ये काम जैम डिमोरा का था। जैम डिमोरा के अलावा मैगी में किसी और की कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती थी। गोपाल पोटे मैगी के बारे में जानने की खातिर गिरीश सोनी और अली बख्श तक पहुंच गया और उनसे काम की बात न पता लगने, मैगी के बारे में पता न लगने पर उन दोनों को शूट कर दिया। अब उसकी बारी थी, लेकिन गोपाल पोटे कामयाब नहीं हो सका था। वानखेड़े ने गहरी सांस ली। वो बुरी हालत में फंसकर बचा था। तभी नर्स का ध्यान उसकी तरफ हुआ तो वो तुरंत उठकर उसके पास आ पहुंची। आपको होश आ गया सर? नर्स कह उठी। वानखेड़े ने नर्स को देखा। आप ठीक हो जाएंगे। मुझे हुआ क्या था? आपकी टांगों पर गोलियां लगी थी। खून बहुत बह गया था। ऑपरेशन करके गोलियां निकाल दी गईं। खून चढ़ाया गया। डॉक्टर का कहना है कि महीना भर आपको पूरी तरह आराम करना होगा, फिर आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सिस्टर। वानखेड़े ने मुस्कुराने की चेष्टा की। डॉक्टर ने कहा था कि जब आपको होश आए तो कुछ बिस्किट खिलाकर दवा खिला दूं। जरूर। उसके बाद मैं कॉफी लूंगा। श्योर सर, मैं अभी बिस्कुट और दवा। मुझसे मिलने कोई आया था? बहुत लोग आए सर। वो सब पुलिस वाले ही थे। अब तो कुछ पुलिस वाले बाहर भी मौजूद हैं। कुछ में कौन? मैं क्या जानूं सर, नर्स बोली। 2 पलों की खामोशी के बाद वानखेड़े ने कहा, अगर बाहर इंस्पेक्टर शाहिद खान है तो उसे भीतर आने को कहो। जी। नर्स बाहर निकल गई। आधा मिनट ही बीता कि शाहिद खान के साथ कमिश्नर राम कुमार ने भीतर प्रवेश किया। गुड, कमिश्नर राम कुमार ने कहा। तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रहे हो दोस्त। वानखेड़े मुस्कुराया। मैंने जब खबर सुनी कि तुम्हें गोलियां लगी हैं तो मैं घबरा ही गया था। जानते हो, सारे काम छोड़कर दोपहर से ही यहां पर हूं कि तुम्हें एक बार ठीक हालत में देख लूं। डॉक्टर ने कहा कि तुम ठीक हो, पर दिल नहीं माना। मैं ठीक हूं कमिश्नर। कमिश्नर नहीं, राम कुमार। तुम्हें कितनी बार कहा है, नाम लिया करो मेरा। हम एक ही बैच में। ठीक है ठीक है, वानखेड़े ने कहा। तुमने मेरी हालत देख ली है, सही हूं मैं? हाँ। कमिश्नर राम कुमार ने सिर हिलाया। तो ऑफिस जाकर काम करो। तुम्हारे यहाँ होने की वजह से कई काम रुके पड़े होंगे। मुझे भी जाने की जल्दी है, परंतु ये सब किसने? वो मुझ पर छोड़ दो। तुम पर क्यों छोड़ दूं? जिसने तुम्हें गोलियां मारी हैं मैं उसे। राम कुमार, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा, वो मुझ पर छोड़ दो। पक्का? पक्का। ठीक है, राम कुमार ने गंभीर स्वर में कहा। मैं कल तुम्हारे पास आऊंगा, तब मुझे सब कुछ बताना। कमिश्नर राम कुमार चला गया। वानखेड़े ने इंस्पेक्टर शाहिद को देखा। शाहिद खान का चेहरा सख्त हुआ पड़ा था। ये सब कैसे हुआ सर?
शाहिद खान ने एक एक शब्द चबाकर पूछा। किसने किया? उसने अपना नाम गोपाल पोटे बताया था, वानखेड़े बोला। गोपाल पोटे? वो पेशेवर हत्यारा था। उसमें रहम नहीं था। वो क्रूर था। किसी की जान लेने में उसे जरा भी एतराज नहीं। गिरीश सोनी की हत्या भी उसने की है, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। गिरीश सोनी की हत्या उसने की? शाहिद खान के होंठों से निकला। हाँ, ये बात उसने ही मुझे बताई। उसने अली बख्श को भी मार डाला है। अली बख्श कौन? शायद मैंने तुम्हें हांगकांग का सारा मामला बताया था, याद है? वो जैम डिमोरा वाला मामला? वही। उस मामले में अली बख्श भी। याद आ गया। जिसने देवराज चौहान के साथ डायमंड वॉल्ट में डकैती डाली थी, वही ना सर? वही अली बख्श। लेकिन वो इस तरह सबको क्यों मारता जा रहा? इंस्पेक्टर शाहिद खान ने कहना चाहा। बताता हूं। गोपाल पोटे ने बताया कि उसे एक लड़की ने, जो कि सिर से पांव तक कपड़ों के पीछे छिपी थी, ये काम दिया है कि मैगी का पता लगाए, उसे ढूंढे। मैगी? वही जो हांगकांग से आपके साथ? वही। उस लड़की ने गोपाल पोटे को हमारे नाम पतों की लिस्ट भी दी होगी। तभी तो वो आसानी से सबके पास पहुंच जा रहा है। यानी कि जो जो हांगकांग गया था तब, वो उन सब के पास पहुंचेगा। उसने बताया कि गिरीश सोनी उसे मैगी के बारे में नहीं बता पाया था, इसलिए उसे मार दिया। अली बख्श को भी इसीलिए मारा। मरने से पहले दोनों ने उसे बताया कि मैगी के बारे में मैं जानता हूं, तो वो मेरे पास आ गया। वो सच में बहुत बड़ा पागल था। उसने आपकी टांग में गोलियां क्यों मारी? क्योंकि मैं उसे मैगी के बारे में नहीं बता रहा था। तब वो मुझे शूट करने ही वाला था जब मैं इस हाल में उस पर झपट पड़ा और रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल गई, वरना वो मुझे नहीं छोड़ता। आपने उसे शूट क्यों नहीं किया सर? मुझे रिवॉल्वर निकालने का मौका नहीं मिल सका। मेरी रिवॉल्वर उसने ले ली। शायद वो मेरी कार लेकर भागा था जब। आपकी कार मिल चुकी है, कोलाबा में मिली वो। वहां से फिंगरप्रिंट उठाए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर शाहिद खान ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन आपकी जान को खतरा है, वो फिर आपके पास आ सकता है मैगी का पता जानने के लिए। संभव है वो ऐसा करे, वानखेड़े ने शांत स्वर में कहा। मुझे यहाँ पुलिस का पहरा लगवाना पड़ेगा? वो तुम जानो। वैसे मुझे कब तक यहाँ रहना होगा? डॉक्टर से बात की थी। 3 दिन के बाद आपको छुट्टी मिलेगी। तुम मेरे लिए किसी ऐसी जगह का इंतजाम करो जहां गोपाल पोटे नहीं पहुंच सके। समझ गया। शाहिद खान ने सिर हिलाया। मैं 2 दिन बाद ही ये हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। ऐसे में वो नज़र भी रख रहा हो तो मेरा निकलना भांप नहीं सके। ठीक है। गोपाल पोटे कैसा था दिखने में? उसका हुलिया बताइए सर। वानखेड़े ने गोपाल पोटे का हुलिया बताया। शाहिद खान ने हुलिया अपने दिमाग में बिठा लिया। जानते हो उसने मुझे अपना नाम क्यों बताया? वानखेड़े मुस्कुराया। क्यों? उसका इरादा मुझे मार देने का था। उसे विश्वास था कि वो मुझे खत्म कर देगा। और आप बच गए, किस्मत से। मैं गोपाल पोटे को ढूंढ निकालूंगा, लेकिन पुलिस आर्टिस्ट से आपको उसका स्केच तैयार करवाना होगा। कल आर्टिस्ट को मेरे पास भेज देना। जी। बाहर उस इलाके की पुलिस भी मौजूद है जहां आप कार से बाहर गिरे थे। वो आपके बयान लेना चाहती है। भेज दो, मैं उनसे बात कर लूंगा। तुमने गोपाल पोटे को ढूंढ निकालना है? पक्का सर। ढूंढकर उसके पास जाने की कोशिश मत करना, मुझे बताना। वो सच में बहुत खतरनाक है। इंस्पेक्टर शाहिद खान ने सिर हिलाया, फिर सोच भरे स्वर में बोला। सर, हांगकांग तो तब और लोग भी गए थे, आपने ही बताया था। उसमें से 2 लोगों की हत्या हो गई है, वानखेड़े ने कहा। गिरीश और अली नहीं रहे, तीसरा मैं। बाकी 4 बचते हैं। देवराज चौहान, जगमोहन, सोहनलाल और विनय बरूटा। गोपाल पोटे इनके पास भी जाएगा? हाँ, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। इस बारे में मैं सोच चुका हूं।
दोनों की नजरें कई पलों तक मिली। मेरे सामान में मेरा मोबाइल फोन होगा, मुझे वो ला दो, वानखेड़े ने कहा। तभी नर्स ने भीतर प्रवेश किया। वो बिस्कुट, चाय और दवा ले आई थी। गोपाल पोटे को ढूंढो, वो नया नहीं है, उसका रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए, वानखेड़े बोला। कल आर्टिस्ट को भेजना, पोटे के चेहरे का स्केच तैयार करवाने की चेष्टा करूंगा। अब आपको बिठाना है, नर्स बोली। शाहिद खान ने नर्स की सहायता की। वानखेड़े को तकिए के सहारे टेक लगाकर बिठाया गया। नर्स चाय, बिस्कुट और दवा में व्यस्त हो गई। वानखेड़े के साथ शाहिद खान बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद शाहिद खान लौटा तो हाथ में वानखेड़े का मोबाइल था। चालू है, वानखेड़े ने पूछा। वो दवा ले चुका था और चाय पी रहा था। एकदम ठीक है सर। बाहर मौजूद पुलिस वालों को भेज दो। इंस्पेक्टर शाहिद खान चला गया और जाते जाते बाहर मौजूद पुलिस वालों को भीतर भेज गया। थाना इंचार्ज स्वयं आया था, साथ में एक सब इंस्पेक्टर और एक हवलदार भी था। गुड इवनिंग सर, इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर वानखेड़े से कहा। आप कैसे हैं? एकदम ठीक हूं, ऑपरेशन हो चुका है, दोनों टांगों में, और जख्म भर जाएगा, वानखेड़े मुस्कुराया। मैं उसे पकड़ लूंगा जिसने ये सब किया है, वानखेड़े ने कुछ नहीं कहा। सर, इस मामले में आप कोई बयान देना चाहेंगे? इंस्पेक्टर ने पूछा। अभी नहीं, वानखेड़े बोला। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हें क्या बताऊं। जिसने ये सब किया आप उसे जानते हैं सर? इतना ही कि उसका नाम गोपाल पोटे है। गोपाल पोटे? ये नाम पहले तो नहीं सुना सर। आपको नाम किसने बताया? उसी ने। वो गलत भी तो बता सकता है। मेरा ख्याल है कि उसने अपना नाम सही बताया था, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। इस ख्याल की खास वजह? अपना नाम बताते हुए वो जानता था कि मुझे मार देगा और मैं उसका नाम किसी को नहीं बता सकूंगा। वो मुझे खत्म करने जा रहा था कि अचानक मैंने उस पर हमला कर दिया। उसकी रिवॉल्वर गिर गई, कार का दरवाजा मैंने खोल दिया, फुटपाथ पर लोग इकट्ठा हो गए। ऐसे में वो कुछ करने के काबिल नहीं रहा और मेरी कार लेकर भाग गया। आप कार से बाहर गिर गए? ऐसा ही समझो। तभी वहां एक पुलिस वाला आ गया। उसने, गोपाल पोटे ने, आप पर हमला क्यों किया? क्या आप किसी केस में व्यस्त थे? यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, ये जांच का विषय है। मेरा ख्याल है कि यह हमला पिछले एक केस से वास्ता रखता है। उस केस के बारे में तुमसे बात करना ठीक नहीं है, इंस्पेक्टर, वानखेड़े ने कहा। आपकी ये बातें मैं बयान के तौर पर दर्ज कर लूं? इंस्पेक्टर ने पूछा। कर लो। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं सर? अभी मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं है। पक्का सर? हाँ। इंस्पेक्टर शाहिद खान मुझे कहता गया है कि यहाँ पर 4 पुलिस वालों का पहरा लगवा दूं। ये इंतजाम कर देना, वानखेड़े कह उठा। हो सकता है वो फिर मुझे मारने की कोशिश करे। ठीक है सर। ऐसे पुलिस वालों को लगाना जो ड्यूटी पर हर वक्त सतर्क रहें। श्योर सर। मैं हर 6 घंटों बाद पहरा देने वाले पुलिस वालों की ड्यूटी बदलता रहूंगा। आप तक कोई नहीं पहुंच सकेगा, इंस्पेक्टर ने दृढ़ स्वर में कहा और वानखेड़े से विदा लेकर साथी पुलिस वालों के साथ बाहर निकल गया। वानखेड़े ने 4 कदम दूर स्टूल पर बैठी नर्स को देखा। नर्स उसे ही देख रही थी। सिस्टर, एक कॉफी की जरूरत है। जरूर सर, मुझे कहा गया है कि आपकी हर जरूरत का ख्याल रखूं। मुस्कुराकर वो खड़ी हो गई। अभी कॉफी लाई। इसके साथ ही वो बाहर निकल गई। दूर जाती उसके कदमों की आवाज गुम हो गई। वानखेड़े के चेहरे पर सोच और गंभीरता के भाव दिख रहे थे। फिर हाथ में दबे मोबाइल फोन पर एक नंबर डायल किया और उसे कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैगी का मधुर स्वर कानों में पड़ा। मैगी? वानखेड़े का स्वर धीमा था। जी कहिए। कहाँ हो? घर पर। आप आ रहे हैं क्या?
मेरी बात सुनो मैगी, वानखेड़े ने धीमी आवाज में कहा। मेरे ख्याल में जैम डिमोरा मैदान में आ गया है। क्या? उधर से मैगी का हक्का बक्का स्वर वानखेड़े के कानों में पड़ा। जैम डिमोरा ने यह काम गोपाल पोटे के हवाले किया है कि वो तुम्हारी तलाश करे। मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि। मेरी बात सुनती रहो, विश्वास आ जाएगा। मैगी के गहरी सांस लेने की आवाज आई। एक आदमी जो अपना नाम गोपाल पोटे बताता है वो गिरीश सोनी के पास पहुंचा। जानती हो ना गिरीश सोनी को? वो जो प्राइवेट जासूस है। मैगी की आवाज असंयत सी थी। वही। मिली नहीं उससे, पर आपने उसके बारे में बताया था। देवराज चौहान के मुंह से भी उसका नाम सुना था। मैं उसी की बात कर रहा हूं। गोपाल पोटे 2 दिन पहले उसके पास पहुंचा। उससे तुम्हारे बारे में पूछा, परंतु गिरीश सोनी नहीं जानता था कि तुम कहां पर हो। उसने इनकार किया तो उसने गिरीश की जान ले ली। नहीं। अली बख्श से तो तुम हांगकांग में मिल चुकी हो। हाँ, वो याद है मुझे। इसी प्रकार अली की भी हत्या कर दी उसने। आपसे किसने कहा? उसी ने। वो मेरी हत्या करने आया था और तुम्हारे बारे में पूछने लगा कि तुम कहाँ हो। गिरीश और अली ने उससे कहा था कि मैगी के बारे में मैं जानता हूं। तब उसने मेरा रुख किया था। मैंने तुम्हारे बारे में नहीं बताया तो उसने मेरा मुंह खुलवाने के लिए मेरी दोनों टांगों में गोलियां मारी और। क्या? मैगी का व्याकुल स्वर कानों में पड़ा। आपको गोलियां लगी हैं? हाँ। आप कहाँ हैं इंस्पेक्टर? मैं अभी आती। ऐसी गलती मत करना, वानखेड़े बोला। मेरे आसपास फटकना भी मत। हो सकता है मुझ पर नजर रखी जा रही हो। तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। अपने फ्लैट से भी तभी बाहर निकलो जब बहुत जरूरी काम हो। मैगी की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। वानखेड़े ने बताया कि उसके बाद क्या हुआ। उधर मौजूद मैगी ने सब कुछ सुना। तुम्हारी जरूरत सिर्फ जैम डिमोरा को है। उसके अलावा कोई भी तुम्हें तलाश नहीं करवा सकता। वानखेड़े ने पुनः गंभीर स्वर में कहा। उसी ने बताया था कि उसे ये काम एक युवती ने सौंपा है, जो अपने को कपड़ों में छिपाकर उससे मिली थी और दोबारा देखने पर उसे पहचान नहीं सकता। आने वाले वक्त में तुम्हारे लिए खतरा आ सकता है मैगी। इंस्पेक्टर। मैगी का धीमा स्वर कानों में पड़ा। वो कमीना मुझ तक पहुंच जाएगा? यह आसान नहीं है। तुम तक पहुंचने के लिए जैम डिमेरा को कई पुल पार करने होंगे। पुल? हाँ, जैसे कि मैं। परंतु मैं अब किसी के हाथ नहीं आऊंगा। मेरे अलावा तुम्हारे बारे में देवराज चौहान और जगमोहन जानते हैं। इनके अलावा सोहनलाल और विनय बरूटा तुम्हारे पते के बारे में नहीं जानते। परंतु गोपाल पोटे उनके पास भी जाएगा। उन्हें भी मारने की कोशिश करेगा। समझ लो कि एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। मैं क्या करूं इंस्पेक्टर? गोपाल पोटे के पास सबके पते ठिकाने हैं। ऐसे में खतरा ज्यादा बढ़ चुका है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि इन सब हालातों की खबर देवराज चौहान को दे दो। वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान को? जरूरी हो गया है। मैं घायल हूं और 1 डेढ़ महीना में भागदौड़ नहीं कर सकता। देवराज चौहान इस सारे मामले को जानता है। वो तुम्हारी बातों को फौरन समझ जाएगा कि अब क्या हालात बन गए हैं। वो सब कुछ अच्छी तरह संभाल सकता है। मैं अभी देवराज चौहान को फोन करके सब कुछ बताती हूँ। मैगी की आवाज में दम नहीं था। जैम डिमुरा मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने उसके हीरे जवाहरातों के संग्रह की वॉल्ट में डकैती करने में देवराज चौहान की सहायता की थी। इस बात को वो। जैम डिमोरा के हाथ तुम तक नहीं पहुंच सकते, वानखेड़े ने दृढ़ स्वर में कहा। आप जैम डिमोरा को नहीं जानते इंस्पेक्टर। वो बहुत ताकत रखता। तुम देवराज चौहान को इन हालातों की खबर दो, वानखेड़े ने कहा और फोन बंद कर दिया। सोचो में डूबा रहा वानखेड़े। कुछ ही देर में नर्स कॉफी का प्याला ले आई। वानखेड़े कॉफी पीने लगा, फिर एक हाथ से फोन संभाले शाहिद खान को फोन किया। सर। उधर से शाहिद खान की आवाज आई। कामिनी को छोड़ दो, वानखेड़े ने कहा। छोड़ दूं?
हाँ, गिरीश सोनी की हत्या उसने नहीं की, पर उसने अपने पति को मारा। जब इस बात के सबूत मिलेंगे तो उसे गिरफ्तार कर लेंगे। अब उसे छोड़ दो। रिवॉल्वर पर कामिनी की उंगलियों के निशान थे। निशान मिटा दो। गिरीश की हत्या के बारे में वो बेकसूर है। फिंगरप्रिंट रिपोर्ट फाइल से निकालकर फाड़ दो। समझ गया सर। मैं अभी कामिनी को छोड़ देता हूँ, इंस्पेक्टर शाहिद खान ने उधर से कहा। वानखेड़े ने फोन बंद करके रखा और सोचे में डूबा कॉफी के घूंट भरने लगा।